रहे हैं जून 2023 की मंथली मैगजीन जून 2023 में जो हम पांचवा पिलर जो है इसका मैगजीन का वो पढ़ रहे हैं और वो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। और पर्यावरण में भी एक वीडियो जो है इस पर हम बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में इसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब पर जो पिछले आज तक के इसके टॉपिक्स जो हैं सभी पिलर्स हैं उसको हमने एक एक वीडियोज़ में किया है। पर्यावरण को जो है किसी कारणवश हम 2 वीडियो में कर रहे हैं। अब देखिए इसका पांचवा बिंदु जो पर्यावरण का वो है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड अनुपालन, यानी कोयला आधारित जो भी ताप विद्युत संयंत्र हैं उनके लिए फिर मानदंड जो हैं उनका अनुपालन जो है वो देखते हैं। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इमिशन नॉर्म्स कॉम्प्लायंस। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE, इस CSE ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स, तो थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि TPP, ताप विद्युत संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट्स TPP द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड जो SOx है उसके उत्सर्जन के सभी मानदंडों के अनुपालन की स्थिति का आकलन किया है। CSE पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ग्रुप यानी NGO है। ठीक, इस आकलन की रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित हैं। CEA क्या है इसको हम समझेंगे। CEA केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत प्राधिकरण है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय उसके अंतर्गत ये काम करता है। CEA केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले एक प्राधिकरण है। और इस केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी केंद्रीय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उत्पत्ति देंगे तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सामविधिक निकाय है, सामविधिक संस्था है। कैसी संस्था ये? सामविधिक संस्था। इसका गठन जो है विद्युत अधिनियम 2003 के तहत किया गया है। देश में सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गुणवत्ता वाली विश्वसनीय 24/7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका विज़न है। हालिया कदम देखें तो 2022 और 2022 से 2032 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित की है। वर्ष 2022 से 2032 के लिए इस अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित की है CEA यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ये एक सांविधिक संस्था है और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है। डिज़ाइन, निर्माण, परिचालन और रखरखाव पर दिशा निर्देश तैयार किए हैं हाल ही में। और कोल ऐश पॉन्ड्स का वार्षिक प्रमाणीकरण किया है। आदि काम जो है हालिया कदम उठाए हैं। इसका कार्य देखें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का, तो वो क्या है? ये सांविधिक संस्था केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। साथ ही विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करता है। ये विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के लिए तकनीकी मानक एवं सुरक्षा आवश्यकताएं भी निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त यह विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों की तकनीकी मानक और सुरक्षा आवश्यकताएं निर्धारित करता। साथ ही विद्युत के अंतर्राज्यीय परिपारेषण यानी कि ट्रांसमिशन और विद्युत उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क को भी नियमित करता है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 14 सदस्य शामिल है जो केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 14 सदस्य इसमें शामिल हैं। अब इस रिपोर्ट की हम जांच करें, इस रिपोर्ट के बारे में अगर जाने तो ये इस आकलन की रिपोर्ट जो है मतलब क्या है, देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर सल्फर ऑक्साइड जो है उनके मानदंडों का अनुपालन करने की स्थिति का जो है आकलन किया है। इस आकलन की रिपोर्ट जो है CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इस NGO के द्वारा ये आकलन किया गया। आकलन की रिपोर्ट जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित हैं। CSE ने यह आकलन ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD उपकरणों को लगाने की स्थिति के आधार पर किया है। FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की एग्जॉस्ट फ्लू गैस से और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रियाओं से निकलने वाली गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को अलग करने के लिए उपयोग में की जाने वाली तकनीक हैं। ठीक है,
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो अब तक केवल 5% थर्मल पावर प्लांट्स यानी टीपीपी ताप विद्युत संयंत्रों से ही सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन किया गया है, केवल 5%। बाकी की 95% जो टीपीपी हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो ताप विद्युत संयंत्र हैं, वो इन मानदंडों का सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा 17% टीपीपी जो हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक मानदंडों से संबंधित अनुपालन के प्रारंभिक चरण में हैं। ठीक, टीपीपी उत्सर्जन के लिए मानदंडों की अगर बात करें तो टीपीपी ने क्या मानदंड तय किए, टीपीपी के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं वो ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार वर्ष 2015 में टीपीपी से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियमित करने के लिए पर्यावरण संबंधी उत्सर्जन मानक निर्धारित किए थे। ये मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसके तहत ये टीपीपी के लिए जो मानदंड है वो तय किए गए। वर्ष 2021 में सरकार ने भारत में अधिकांश टीपीपी थर्मल पावर प्लांट्स यानी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाली समय सीमा भी बढ़ा दी है। अनुपालन संबंधी 3 श्रेणियां और उनके निर्धारण की समय सीमा भी तय की गई है। ध्यान दीजिएगा अनुपालन क्या क्या करना होगा। तो अनुपालन संबंधी 3 सीमाएँ ABC है। ए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में स्थित, या तो वो NCR दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, या 10 किलोमीटर के दायरे में, या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर किसी भी शहर में, ये जो ए है उसका अनुपालन जरूरी है। ठीक है, ये दायरा है। दूसरा दायरा तय किया गया है अवस्थित क्षेत्र की बात करें तो टीपीपी के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए बी श्रेणी जो तय की गई हैं। बी श्रेणी में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले शहरों यानी नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो हैं उसके 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित संयंत्र जो हैं उन पर ये टीपीपी, उन जो टीपीपी हैं उन पर ये लागू होगा। इसके अलावा सी जो है अन्य सभी संयंत्रों पर लागू हो जाएगा। देखिएगा श्रेणी ए में है जो है NCR या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कोई भी हो। ठीक, NCR में तो 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और 10 लाख से अधिक आबादी के लिए भी यही होना चाहिए। दूसरा है गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले शहरों, उनके लिए 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित ये बी जो श्रेणी की टीपीपी उनके लिए है। सी बाकी सब बचते आ जाते हैं। अब ए श्रेणी के लिए जो NCR और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए हैं उनके लिए समय सीमा जो है और उसको 31 दिसंबर 2022 से उससे बढ़ा करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। 31 दिसंबर 2024 तक जो है टीपीपी के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके अलावा दूसरा जो है गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों की बात करें तो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में जो विफल रहे ऐसे शहर गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों के लिए समय सीमा जो है 31 दिसंबर 2023 से बढ़ा करके 31 दिसंबर 2025 कर दी हैं। इसको भी बढ़ा दिया है 2022 से। तो श्रेणी ए के अंतर्गत शहरों के लिए 2022 से 2023 कर दिया, 31 दिसंबर उनकी टाइम पीरियड है। और गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों के लिए 2023 से जो है इसको 2025 कर दिया। तो 2 वर्ष के लिए इनको बढ़ा दिया है। अन्य सभी शहरों के लिए भी 2024 से 2026 तक का टाइम पीरियड इनके लिए बना दिया है। 31 दिसंबर 2027 से पहले 27 से अपने संचालन को बंद करने की घोषणा करने वाली टीपीपी को जो है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड जो भी उनके निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 31 दिसंबर 2027 से पहले जो खत्म कर देगी उनको ये नहीं करना पड़ेगा अनुपालन। जल के उपयोग संबंधी मानदंड देखें तो सभी वंस थ्रू कूलिंग यानी कि OTC वाले संयंत्रों के लिए कूलिंग टावर स्थापित करना अनिवार्य होगा। टीपीपी से कंडेंसर कूलिंग वाटर को छोड़ने के लिए तापमान सीमा निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा बेनिफिशिएटेड कोयले के उपयोग से संबंधी मानदंड देखें तो इसका फ्लाई ऐश के सृजन को कम करना होगा। कोल बेनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियों, वाष्पशील पदार्थ या राख को अलग करके जो है कोयले के दहन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट यानी टीपीपी ताप विद्युत संयंत्रों को संयंत्र में उत्पन्न कुल फ्लाई ऐश का 100% उपयोग जो है सुनिश्चित करना होगा। विद्युत संयंत्र के परिचालन के लिए अलग अलग चरणों में की जाने वाली विद्युत प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ यानी पॉल्यूशन कंट्रोल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं PCT वो कौन कौन सी है देखिए। दहन से पहले और दहन के बाद दोनों को समझेंगे हम। दहन के पहले, दहन के समय और दहन के बाद तीनों चरणों को हम समझते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हैं इनको उपयोग में या इनको नियंत्रण में करने के लिए ली जाती हैं प्रयोग में। तो ध्यान दीजिएगा दहन से पूर्व कोयले की धुलाई व मिश्रण जो है ये इसकी प्रक्रिया आप काम में ली जाती हैं।
दहन के समय जो है, दहन के समय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए बॉयलर में लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर यानी कि LNB और ओवर फायर एयर यानी कि OFA को लगाया जाता है। तो एक तो LNB और OFA लगाया जाता है, जिससे लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर और ओवर फायर एयर OFA लगाया जाता है। ठीक है। दहन के दौरान भट्टी में चूना पत्थर का इस्तेमाल सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय है। इसके अलावा दहन के समय देखें तो निम्नलिखित के लिए प्रौद्योगिकियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। दहन के बाद में तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो है FGD जो है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए सिलेक्टिव कैटेलिक या सिलेक्टिव नॉन कैटेलिक रिडक्शन यानी कि SCR और SNCR ये निर्धारित किए जाते हैं दहन के बाद। इसके अलावा पार्टिकुलर मैटर देखें तो PM उत्सर्जन जो है, PM पार्टिकल्स जो है उनके उत्सर्जन के लिए पार्टिकुलेट मैटर जो है उसके उत्सर्जन को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स बड़े आकार के PM के लिए लगाए जाते हैं या जिसको फैब्रिक फिल्टर कहते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है। अब नए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के समक्ष आने वाली चुनौतियों को एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कई बिंदुओं के माध्यम से हम चुनौतियों को समझ सकते हैं और फिर रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए उन पर भी हम नज़र डालेंगे। तो चुनौतियों को जो अनुपालन में चुनौतियां हैं, उच्च निवेश हैं, प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी या तो उपकरणों का आयात जो है, कोविड महामारी का प्रभाव है और उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने पर बहुत कम जुर्माना है। ये सब जो है चुनौतियों के रूप में हैं। जैसे CSE के एक अनुमान के अनुसार 2020 में उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक। ये धनराशि कुशल कार्यबल की नियुक्ति, उपकरण की खरीद आदि के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रदूषण नियंत्रण और प्रौद्योगिकी अथवा उपकरणों के आयात देखें तो भारत में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD के लिए कुछ घटकों का विनिर्माण नहीं किया जाता है। वहीं FGD की आपूर्ति के लिए बोली दाता भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक। जो मतलब उसकी वो क्या लगाते हैं, बोली लगाते हैं, वो बोली दाता भी नहीं मिल रहे हैं FGD की आपूर्ति के लिए। इससे समय पर मानकों का अनुपालन करने सुनिश्चित करने में बाधा आ रही है। इसके अलावा मानकों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय सीमा के मद्देनजर इतने कम समय में देश में ही स्वदेशी विनिर्माण सुविधा विकसित करना बहुत मुश्किल है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव देखें तो वो चुनौती के रूप में किस प्रकार से कोविड-19 महामारी के कारण FGD यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संबंधी योजना बनाने, टेंडर जारी करने, कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया में देरी हुई है। तो ये भी एक चुनौती के रूप में, हालांकि अब जो है इसमें प्रक्रिया चालू की जा सकती है। इसके अलावा उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने पर बहुत कम जुर्माना। उत्सर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों यानी TPP लगातार कार्य कर रहे हैं, उन पर बहुत कम जुर्माना लगाया गया है, इसलिए उन्हें कोई भय है ही नहीं। रिपोर्ट में दिए गए सुझाव देखें तो संयंत्रों को आर्थिक प्रोत्साहन देना या न देना ये देखेंगे। ये संयंत्र जो है मानदंडों के अनुपालन को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने हेतु दिए गए उपायों पर आधारित होना चाहिए कि उसको प्रोत्साहन देना है या कि नहीं देना है। दूसरा सहयोग देखें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA और विद्युत मंत्रालय को मिलकर के काम करना चाहिए और साथ ही ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानदंडों को लागू किया जाना चाहिए। उत्सर्जन संबंधी डेटा देखें तो हितधारकों को ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन संबंधी डेटा और संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों को सार्वजनिक अनुसंधान और जांच के लिए पारदर्शी रूप से प्रकाशित करना चाहिए। इसके अलावा 1 वर्ष के लिए अनुदान या सब्सिडी योजना बनाना, इससे TPP का अनुपालन हेतु आवश्यक उचित अग्रिम लागत की पूर्ति हेतु धन जुटाने में सक्षम बनाकर मानदंडों का तीव्र अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है। प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के आयात पर लगने वाले कर को हटाना, इस प्रकार कर का लाभ विद्युत संयंत्रों को इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और आयात करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। अगला हमारा टॉपिक है भारत में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जून 2023 में गृह मंत्रालय ने देश में अपना आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय वाली 3 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा यहाँ पर की है। ये योजनाएं जो है विजन 2047 के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ आयोजित बैठक के दौरान शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य भारत को आपदा रोधी या आपदाओं को सहने में सक्षम बनाने यानी इंडिया डिजास्टर रेजिलेंट के लिए देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को और मजबूत करना है। 3 प्रमुख योजनाओं में शामिल कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 प्रमुख योजनाओं में शामिल है एक शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की परियोजना। इसके अलावा 825 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन योजना। इसके अलावा अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना। तो 825 करोड़ की तो हो गई भूस्खलन राष्ट्रीय जोखिम शमन योजना। अग्निशमन सेवा के लिए 5,000 करोड़ की परियोजना,
5,000 करोड़, इसके अलावा 2500 करोड़ की जो है शहरी बाढ़ के लिए खतरे को कम करने के लिए। एक को अगर विस्तार से समझें तो शहरी बाढ़ को खतरे को कम करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, इसके अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में आरंभ किया गया है। 825 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम वाली शमन परियोजना समझें तो इसे भूस्खलन जोखिम के शमन हेतु 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरंभ किया गया है। अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजना जो है शुरू की गई। इसे सभी राज्यों के लिए आरंभ किया गया है। साथ ही मंत्रालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि देश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। ये सुधार पहले के प्रतिक्रियावादी और राहत केंद्रित दृष्टिकोण की जगह समग्र और एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने का कारण हुआ है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल आपदाओं पर आप आगे के आर्टिकल्स में चर्चा जो है देखेंगे। भारत में भूस्खलन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आपको मार्च 2023 की समसामयिकी का संदर्भ लेना चाहिए। भारत में प्रतिक्रियावादी एवं राहत केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव के लिए उठाए गए कदम देखें तो आपदा प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण। भारत सरकार ने पुनर्वास और कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पर आपदा की रोकथाम, शमन और तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। शमन संबंधी गतिविधियों के लिए 2021 में राष्ट्रीय आपदा शमन कोष NDMF, तो शमन राष्ट्रीय आपदा शमन कोष, ठीक है, इसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, मतलब मैनेजमेंट फंड है। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड इसको हम कह सकते हैं। रेस्पॉन्स फंड तो NDMF कैसे हो जाएगा, तो मैनेजमेंट फंड की बजाय ये जो है यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम कह सकते हैं नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ये जो है तो राष्ट्रीय आपदा शमन कोष, डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन फंड और राज्य आपदा शमन कोष की स्थापना यहाँ पर की गई है। रोकथाम संबंधी गतिविधियों को शुरू किया गया है, जैसे बाढ़ की आशंका वाली 13 प्रमुख नदियों के किनारों पर वृक्षारोपण। इसके अलावा उन्नत अग्रिम चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की गई। उदाहरण के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्षा और बाढ़ के बारे में 5 दिन पूर्व अनुमान जारी करता है। इसके अलावा फंड्स का सक्रिय और अधिक आवंटन 2005 से 2014 में 2014 से 2023 के बीच NDMF यानी कि नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो हैं उसके द्वारा जारी की गई फंड में लगभग 3 गुना की वृद्धि यहाँ पर हुई है 2005 से 2014 के दरमियान, और 2014 से 2023 के दरमियान जो है दूसरे फेज़ में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी देखें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ICT के उपयोग को बढ़ावा देना। इसमें SMS के माध्यम से चेतावनी प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शामिल हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग, केंद्र में राज्य स्तर पर सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रतिक्रिया तंत्र को विकसित किया गया है। जमीनी स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जागरूकता अभियान के माध्यम से आपदा के प्रति सबसे पहले कार्रवाई करने वाले स्थानीय समुदायों की क्षमताओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए आपदा कार्रवाई हेतु सामुदायिक स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण योजना, आपदा मित्र जिसको हम कहते हैं, उसके तहत उच्च जोखिम वाले 350 आपदा प्रवण जिलों में लगभग 1 लाख युवा स्वयं सेवकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आपदा प्रबंधन चुनौतियाँ देखें उससे रिलेटेड तो वो देखेंगे। उससे पहले हम भारत में आपदा प्रबंधन के लिए की गई पहलों को देख लेते हैं और आपदा प्रबंधन जो है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन संस्थागत तंत्र आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत समझते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ये क्या है। अब देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ये देश में आपदा प्रबंधन हेतु स्थापित सर्वोच्च निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करती है। ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक देखें तो NDRF भी हैं यहाँ पर, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो हैं ये भी काम करती हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। राज्य स्तर पर देखें NDMA NEC यानी राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये, और NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये तो हैं राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर एक तो है SDMA, SEC और SDRF, सेम सिस्टम है। देखिए NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी तरह से स्टेट पे हो जाएगी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारी योजना यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है समिति जो है उसी की तरह हो जाएगी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये समिति जो है जैसा कि मैंने बताया राष्ट्रीय आपदा
योजना तैयार करती हैं और राज्य स्तर पर जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA की सहायता करती हैं। इसके अलावा राज्य आपदा मोचन बल यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF भी यहाँ पर उल्लेखनीय है। जिला स्तर पर देखें तो जिला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट ये होता है। ठीक है, अब देखें तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 जैसी नीतियां जो हैं ये शुरू की गई पहले हैं। इन नीतियों के तहत आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल किया गया, जैसे रोकथाम, शमन, कार्रवाई, पुनर्बहाली आदि। इसके अलावा भूकंप, शीतलहर, चक्रवात जैसी आपदाओं के लिए NDMA ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 सूत्रीय एजेंडा भी जारी किया है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष तो यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो हैं उसका प्रबंधन किया है। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करता है। वर्ष 2019 में भारत ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी कि CDRI की शुरुआत की है। ये एक बहुहितधारक वैश्विक साझेदारी है। इसको हम क्या कहते हैं, CDRI को हम कहते हैं आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कॉमन अल्टरनेटिंग प्रोटोकॉल। तो कॉमन अल्टरनेटिंग प्रोटोकॉल ये इसमें शामिल है। अब चुनौतियां से संबंधित जो हैं उसको अगर हम देखें तो इसको हमें समझना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है उससे पहले हमें आपदा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों पर एक बार थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ध्यान दीजिएगा। अकुशल समन्वय, एक से अधिक एजेंसियों की मौजूदगी। NDMA, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC जैसी संस्थानों के साथ साथ केंद्र में राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर ओवरलैपिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। जिला स्तर पर धीमी प्रगति, 8 राज्यों के 87 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं अभी भी लंबित हैं। इसके अलावा जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं में जलवायु परिवर्तन को पर्याप्त महत्व न देना। तो जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं जो उसमें जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं दिया जाता, इस कारण जो है जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन, सूखा, चक्रवात जैसी आपदाओं के बार बार आने और उसकी तीव्रता में वृद्धि होते हुए देखी गई है। अतः जोखिम शमन पर योजनाओं को तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण की बात करें तो अलग अलग आपदाओं के लिए विशेष इकाइयाँ गठित करने के लिए धन का आवंटन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। अकुशल अग्रिम चेतावनी प्रणालियाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स EWS जो हैं, इस स्तर पर अभी भी कई समस्याएं मौजूद हैं, जैसे आपदा प्रवण क्षेत्रों में जोखिम के प्रभाव आधारित पूर्वानुमानों का अभाव है, जोखिमों के बारे में जानकारी का प्रसार बेहतर तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी है, दूर दराज के कई इलाकों में बेहतर सड़कों, संचार नेटवर्क, आपातकालीन सेवाओं का अभाव है। इससे आपदाओं के समय जो हैं उन पर सहायता प्रदान करना कठिन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। अन्य मुद्दे देखें तो आपदा जोखिम और तैयार संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों की जागरूकता की कमी है। भवन निर्माण के लिए बनाए गए कानूनों जैसी अन्य नीतियों निर्माण का अनुपालन सही से नहीं किया जा रहा है, सही समय पर केंद्रित सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं, ये हमें समझना चाहिए। समन्वय तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने और संचार की त्वरित लाइनों को स्थापित करने की आवश्यकता है। आपदा योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही अलग अलग आपदाओं के लिए प्रभावी स्थानीय प्रतिक्रिया प्रणाली को विकसित करने की भी आवश्यकता है। समुदाय आधारित आपदा संबंधी तैयारियों को बढ़ावा देने के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। हितधारकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसके अलावा मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप निगरानी सहित अग्रिम चेतावनी प्रणालियों में सुधार और विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे इसमें सुधार आ सकता है। अब देखें आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। तो ये CDRI इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। उत्पत्ति 2019 में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया था। इसे राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक व ज्ञान आधारित संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों का सामना करने के लिए अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके। भारत इसका सदस्य है ही। वर्तमान में 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र के 2 संगठन इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य हैं। 31 देश शामिल हैं, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं और निजी क्षेत्र के 2 संगठन भी इसमें शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देके इस CDRI के बारे में, यानी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI, इसके महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के तालमेल पर काम कर रहा है। देखिए, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट यानी कि HQA पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2022 में मंत्रिमंडल ने CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI यानी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में 2022 में मंत्रिमंडल ने मान्यता दी थी। CDRI को इंटरनेशनल संगठन के रूप में। यह मान्यता CDRI को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति कानून 1947 की धारा 3 के तहत छूट, उन्मुक्ति, विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए दी गई हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति कानून 1947 की धारा 3 के तहत ये छूट, उन्मुक्ति, विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए दी गई है। ये कानून संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभी समय संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभी समय यानी कन्वेंशन ऑन द प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसको प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है। इस अभी समय को यानी इस कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है UNGA जो है उसने वर्ष 1946 में अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और उसके अधिकारियों को UN के प्रत्येक देश में राज्य क्षेत्र में कानूनी अधिकार, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां प्रदान करता है। यह UN को अपने कार्यों को करने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि देश में स्थित राष्ट्र में परिसर में उक्त देश द्वारा कार्यकारी, प्रशासनिक, न्यायिक या विधायी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस अधिनियम को कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी लागू किया है। भारत द्वारा HQA यानी हेडक्वार्टर जो एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर करने से CDRI यानी कि कोलिशन, इसको हम क्या कहते हैं, CDRI को कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो CDRI को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्था के रूप में पहचान प्राप्त होगी भारत द्वारा HQA पर हस्ताक्षर करने से, और इससे वैश्विक स्तर पर कार्यों को कुछ कार्यकुशलता प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिलने से CDRI को निम्नलिखित अनुमति प्राप्त हो जाएगी। क्या? भारत में विशेषज्ञों की नियुक्ति करने और सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाने की। इसके अलावा विश्व स्तर पर फंड्स के इस्तेमाल और सदस्य देशों से अंशदान प्राप्त करने की। इसके अलावा आपदा रोधी अवसंरचना विकसित करने में राष्ट्रों की सहायता करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की, और देश में आपदा रोधी अवसंरचना को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का लाभ उठाने के लिए ये सब हो जाएंगे। इसमें हम शहरी बाढ़ को, अर्बन फ्लड को अगर समझेंगे तो क्या होगा। शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड्स, विकसित शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होने वाले जल जमाव की स्थिति को शहरी बाढ़ कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जल निकासी की खराब दशा के कारण वर्षा जल की निकासी तीव्र गति से नहीं हो पाती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। यह ग्रामीण बाढ़ से काफ़ी अलग होती हैं। शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्र में हुए अवैज्ञानिक विकास से बाढ़ के दौरान जल भराव का स्तर जो है 1.8 से 8 गुना तथा बाढ़ के दौरान जल की मात्रा जो है 6 गुना तक बढ़ जाती है। शहरी बाढ़ के उदाहरण देखें तो नई दिल्ली में आई बाढ़ 2023, बेंगलुरु में आई बाढ़ 2022, हैदराबाद में आई बाढ़ 2020, हैदराबाद में 20 में, बेंगलुरु में 22 में और दिल्ली में 23 में। शहरी बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी वर्तमान चुनौतियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उसको हम समझेंगे। उससे पहले शहरी बाढ़ से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें जो हैं उन पर एक नज़र डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा,
अटल शहरी कायाकल्प और रूपांतरण मिशन अमृत के तहत अटल शहरी अमृत AMRIT यही होनी चाहिए शायद, इसको हम कहते हैं अटल शहरी कायाकल्प और रूपांतरण मिशन। इसके तहत केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ के शमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP मानक संचालन प्रक्रियाओं को जारी किया है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अत्यधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने शहरी बाढ़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट और चेतावनी के लिए एक साझा प्रणाली शुरू की है। इसके तहत अलर्ट के स्तर को पीला, नारंगी और लाल रंगों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मुंबई में IFLOWS जैसे एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली को अपनाया जाता है। इस तरह की प्रणाली में चेन्नई जो है IFLOWS वो मुंबई में है और CFLOWS जो है वो चेन्नई में है। अब हम समझते हैं इसके सामने आने वाली चुनौतियाँ। तो शहरी बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को देखा तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन और शहरी ऊष्मा एवं द्वीप प्रभाव, इसके कारण परिणाम स्वरूप मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। साथ ही इसके कम समय में उच्च तीव्रता वाली वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कम क्षमता और खराब रखरखाव के कारण जल निकासी अवसंरचनाएं आसानी से बदहाल स्थिति में पहुंच जाती हैं। शहरों में अनियोजित विकास और भूमि के उपयोग से संबंधित खराब योजनाओं के कारण जो है बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण हो रहा है। इसके साथ ही शहरों में वर्षा के अतिरिक्त जल को संभालने हेतु ब्लू एंड ग्रीन स्पेस की अत्यधिक कमी है। ब्लू एंड ग्रीन स्पेस वस्तुतः तो किसी क्षेत्र में मौजूद जलीय निकायों और वनस्पतियों को संदर्भित करता है। इसके अलावा प्रभावी बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी, उदाहरण के लिए बाढ़ का सामना करने के लिए मौजूदा इमारतें बुनियादी ढांचे में सुधार करना महंगा, तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। आगे की राह में वाटरशेड भूमि उपयोग योजना यानी इसको क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करना चाहिए। वाटरशेड यानी भूमि उपयोग योजना को वाटरशेड भूमि उपयोग योजना को क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करना चाहिए। एकीकृत पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। जल निकासी प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए शहरों में अतिक्रमण को हटा करके वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वर्षा के जल की निकासी हेतु निकासी प्रणाली को फिर से तैयार करना चाहिए। बाढ़ के खतरे के स्तर और संबंधित क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। जोनेशन जिसको हम मैप कहते हैं वो तैयार किया जाना चाहिए। शहरी जल निकायों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना चाहिए। इसके लिए शहरी झीलों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए और संबंधित अतिक्रमण को जो है हटाना चाहिए। इसके अलावा एक जो है आग लगने की घटनाएं जो हैं फायर्स हैं आपदा प्रबंधन के तहत ही वो भी यहाँ पर सामने दिखती हैं। भारत में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले तंग बाजारों, कारखानों, झुग्गियों, आवासीय भवनों, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में आग लगने की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। इससे व्यापक विनाश और जनजीवन की एवं संपत्ति की हानि होती है। आग लगने की घटनाओं के उदाहरण देखें तो सिकंदराबाद हैदराबाद में वाणिज्यिक परिसर में लगी 2023 की आग। इसके अलावा करोल बाग दिल्ली के होटल में लगी आग 2019। इसके अलावा नई दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी आग 1997। अग्नि जोखिम प्रबंधन में वर्तमान चुनौतियां देखें तो नगर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा मानदंडों और भवन निर्माण से संबंधित उप निगमों के कार्यान्वयन में ढिलाई जो की जाती है उसके कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे अनधिकृत निर्माण में वृद्धि हो रही है, नियमित निगरानी और निरीक्षण की कमी है। इसके अलावा बेकार हो चुके अग्नि सुरक्षा उपकरणों को नहीं बदला गया है। इसके अलावा असुरक्षित कम गुणवत्ता वाले फीचर्स का उपयोग जो है हो रहा है। नियमों में एकरूपता का अभाव और अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूर्ण रूप से लागू न करना। कुछ राज्यों में अग्नि सुरक्षा मानदंड इमारत की ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। स्थानीय निकायों के पास क्षमता और संसाधनों की कमी है। अवसंरचना संबंधी खामियां भी हैं, जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में गलियों के संकरे होने के कारण फायर ब्रिगेड सेवाएं घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसके अलावा आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय करने के लिए संबंध में नागरिकों में लापरवाही एवं जागरूकता की कमी को देखते हुए कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, सबसे पहले अब देख लेते हैं भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियम कौन कौन से हैं। संशोधित मॉडल फायर बिल 2019 का उद्देश्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव के लिए राज्य में एक समान कानून लागू करना,
इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में भाग 4 और अग्नि और जीवन सुरक्षा के तहत आग की रोकथाम, जीवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा पर विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इस संहिता को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा हेतु किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अस्पतालों सहित सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक अनुपालनों का प्रारूप निर्धारित किया है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है वो ध्यान दीजिएगा। तो आगे की राह के रूप में हमें क्या करना चाहिए, मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 की तर्ज पर हर राज्य में एक समान अग्नि सुरक्षा कानून बनाना चाहिए और लागू करना जो है आवश्यक हो जाए। इसके अलावा जागरूकता और मॉक ड्रिल के माध्यम से क्षमता में वृद्धि की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि अग्निरोधी प्रणालियों से युक्त ऑटोमेटिक स्मोक अलार्म, इसके अलावा स्प्रिंकलर, इसके अलावा गैस रिसाव अलार्म योजना का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा शहरी नियोजन और विकास में अग्नि जोखिम शमन व प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, सिनेमा हॉल आदि का उपयोग जो है नियमित तौर पर किसी अग्नि सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए। परमिट, लाइसेंस, अनुमोदन आदि की मंजूरी नवीनीकरण के पहले उचित मूल्यांकन और जांच करनी चाहिए। अगला बिंदु है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या है, सुर्खियों में क्यों है, इसको समझते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने कानपुर में क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक संचालन किया। क्लाउड सीडिंग के बारे में जानें। क्लाउड सीडिंग मौसम के कृत्रिम तरीके से बदलाव करने की एक तकनीक है। इसकी सहायता से कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती हैं। ठीक है, वर्षा तब होती है जब वायु में नमी की मात्रा एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जब जल कण के भार एवं आकार में बढ़ोतरी होने लगती है। जब इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वायुमंडल में लटके रहना संभव नहीं हो पाता है, तब ये कण वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इसे ही वर्षा कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य संगणन की अभिक्रिया के लिए रासायनिक नाभिक उपलब्ध कराकर इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और तेज करना है। ठीक है, ये कैसे कराया जाता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। यह तकनीक उस स्थिति में काम करती है जब वायुमंडल में पहले से मौजूद पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हो। बादलों में नाभिक कणों को शामिल करने के दो तरीके हैं, आकाश में कणों को छोड़ने और बड़ी कैनन का उपयोग करना। इसके अलावा हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करके आकाश में ऊपर से कणों को छोड़ना, बड़ी कैनन कणों का उपयोग करना, ऊपर से छोड़ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने IIT कानपुर ने हवाई जहाज वाली पद्धति का उपयोग किया है। क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहाउसमेंट एक्सपेरिमेंट यानी CIA काईपेक्स, जिसको हम कहते हैं CIAPX काईपेक्स 4 महाराष्ट्र के सोलापुर में 2018 और 2019 में लगातार दो मानसून सत्रों के दौरान आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहाउसमेंट एक्सपेरिमेंट। तो ये काईपेक्स 2004 जो है, काईपेक्स 4 को महाराष्ट्र में सोलापुर में 2018 में और 19 में लगातार 2 मानसून क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। क्लाउड सीडिंग के मुख्य रूप से 8 रसायनों का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा यूरिया, इन सब का उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के लाभ क्या है और क्लाउड सीडिंग क्यों कराई जाती है, इसको समझते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा क्लाउड सीडिंग के बारे में चित्र देख लेते हैं, क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक एयरक्राफ्ट सिल्वर आयोडाइड या अन्य पदार्थ वायुमंडल में इंजेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा काम होता है ये रसायन संघनन हेतु सतह के रूप में काम करते हैं और करने वाले कणों के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार संघनन से जो है जल की बूंदें निर्मित होती हैं और संघनन से बनी जल की बूंदें पर्याप्त मात्रा में इतनी हो जाती है कि वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। क्लाउड सीडिंग के लाभ देखिए। सूखा प्रबंधन। ठीक है, क्लाउड सीडिंग तकनीक सुरक्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयोग की जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में 87% जिले सूखे की चपेट में है। ठीक है, सूखे की चपेट में है। हवाई अड्डों पर कोहरा साफ करना, कोहरे की मौसम के दौरान दृश्यता कम करने के लिए
कई उड़ानें प्रभावित होती हैं। इस स्थिति में क्लाउड सीडिंग तकनीक दृश्यता में सुधार लाने के लिए समस्या का समाधान कर सकती हैं। ठीक है। वनाग्नि का समाधान। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का 35.46 वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हैं। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा करा करके वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र को कम किया जा सकता है। ठीक है। बादल जो हैं जल की छोटी बूंदों या बर्फ़ के क्रिस्टल से बने होते हैं। ये बादल तब बनते हैं जब वायुमंडल में जल वाष्प ठंडे होकर के वायुमंडल में तैरते धूल या नमक के छोटे कणों के आसपास संघनित हो जाते हैं। ओलावृष्टि को कराने में सहायक होता है। जब क्लाउड सीडिंग तीव्र कराई जाती हैं तो ओलावृष्टि का विकास ओलों का विकास बादल के निचले स्तर पर होता है, जहां जल की मात्रा कम होती है और ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु भी प्रबल नहीं होती है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर वर्षण को संभव करना। क्लाउड सीडिंग के लिए जरिए आवश्यकता के आधार पर बादलों को अन्य क्षेत्रों की ओर भी मोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीन ने 2008 में ओलंपिक उद्घाटन समारोह को जो है वर्षा के व्यवधान से बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। ठीक है। इसके अलावा जल की उपलब्धता में सुधार। क्लाउड सीडिंग से देश भर में वर्षा को वितरित करने के लिए मदद मिलेगी। इस प्रकार ये तकनीक जल भृतों के पुनर्भरण में सहायक साबित हो सकती हैं। क्लाउड सीडिंग से जुड़ी चिंताएं देखें तो जैव संचयन, कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि, प्रभावशीलता में संदेह, इस प्रकार के बादलों का उपयुक्त न होना, इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को असंतुलित कर देगा। ये सब चिंताएं हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। क्लाउड सीडिंग से जुड़ी चिंताओं में पहली है जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन। उदाहरण के लिए सिल्वर आयोडेट रसायन का उपयोग जो है आमतौर पर क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है। जैव संचयन के लिए ये रसायन जो है जलीय जीवन के लिए विषाक्त माना जाता है। जैव संचयन किसी जीव में रसायनों के संचय की प्रक्रिया है। ये तब घटित होती है जब एक जीव में किसी रसायन के दूसरे ग्रहण की दर जो है उसके शरीर में इसके उत्सर्जन मलमूत्र त्याग कर इसकी दर को अधिक हो जाती है। जो है देखिए जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन जो है किसी जीव में रसायनों के संचय की प्रक्रिया है। रसायन जो है संचय हो जाते हैं। ये तब घटित होती है जब एक जीव में किसी रसायन के ग्रहण की दर जो है उसके शरीर में इसके उत्सर्जन दर से अधिक हो जाती है, तो फिर जैव संचयन होना शुरू हो जाता है। कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि देखें तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बादलों का संचयन ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रभावशीलता पर संदेह देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2017 में कुछ देशों को अपनाया था। इसके अंतर्गत सदस्य देशों को यह सलाह दी जाती है कि क्लाउड सीडिंग का प्रभावशीलता में मौजूद अनिश्चितता के उच्च स्तर और इससे होने वाली संभावित नुकसान पर विचार किए बिना मौसम में बदलाव के अनुसार इन गतिविधियों का प्रयोग न करें। इसके अलावा सभी प्रकार के बादलों का उपयुक्त न होना। सीडिंग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बादल पर्याप्त घने, उपयुक्त तापमान 10 से -12 डिग्री सेल्सियस के बीच होने चाहिए। हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को संतुलित करना। क्लाउड सीडिंग से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा कराई जाती है जो अंततः हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को जो है प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष देखें तो क्लाउड सीडिंग तकनीक जल की कमी को दूर करने के लिए, सूखे की स्थिति को कम करने के लिए बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। हालांकि इस तकनीक की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने इसमें सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए नमक के कणों पर नैनो टेक्नोलॉजी आधारित टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग को शामिल करने से क्लाउड सीडिंग तकनीक को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके बावजूद क्लाउड सीडिंग से जुड़े दीर्घकालिक प्रभावों और संभावित जोखिमों को जो है पूरी तरह से समझने के लिए इस तकनीक का व्यापक शोध करना जरूरी है। अब हम इस पर्यावरण से जुड़ी सुर्खियों को देख लेते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पहली है संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र पर संधि। तो यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी क्या है, ध्यान दिएगा। खुले समुद्र पर संधि हाई सीज ट्रीटी जो है उसको राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता यानी कि BBNJ पर अंतर सरकारी सम्मेलन ने अपनाया है। इस संधि का उद्देश्य जो है वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों में महासागरों के संरक्षण का दायित्व ग्रहण करना है। ठीक है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कानूनी अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस CLOS, तो UNCLOS अनक्लोज जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी कि अनक्लोज जो है उसके फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ये विश्व के 60 देशों द्वारा पुष्टि के बावजूद लागू होगी। संधि के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसमें लचीलेपन को मजबूत करने, प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत तथा विवाद के निपटान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इस संधि के पक्षकारों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपनी किसी भी निर्धारित गतिविधि के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य होगा। यह संधि महासागर प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण जैसे प्रावधानों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र के अम्लीकरण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को मजबूत करने पर बल देता है। इस संधि में निम्नलिखित को भी मान्यता दी गई है, जैसे
देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं पारंपरिक ज्ञान, इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वतंत्रता, इसके अलावा लाभों के उचित और समान बंटवारे की आवश्यकता। इस संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना है जो खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करेंगे। इसमें संधि की शर्तों के अनुपालन और उन्हें लागू करने की निगरानी के लिए पक्षकारों के सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑफ COP जिसको हम कहते हैं कॉप, पक्षकारों के सम्मेलन COP आयोजित करने की भी चर्चा इसमें की गई है। दूसरी सुर्खी है बॉन जलवायु बैठक। बॉन जलवायु बैठक क्या है? बॉन यानी BONN क्लाइमेट मीट। हाल ही में बॉन जलवायु बैठक संपन्न हुई है। इसका आयोजन दुबई में प्रस्तावित COP 28 बैठक के लिए एजेंडा तय करने और तैयारी करने के लिए किया गया था। इस बैठक के दौरान मुख्य चर्चाओं पर एक नज़र डाल देते हैं हम। इस बैठक के दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया गया। इसके अलावा मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम जो है वो भी आयोजित किया गया था। ठीक, इसके अलावा विकासशील देशों को शिकायत जो उन पर भी बात हुई थी। हानि और क्षति का सिद्धांत भी इसमें अपनाया गया था। तो इन सभी चीज़ों पर हाल ही में इस बैठक में चर्चा हुई है। चर्चा पर एक बार नज़र डाल देते हैं। इस बैठक के दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए एक मसौदा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ग्लोबल स्टॉक टेक के है ये प्रक्रिया जिसमें परमाणु जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देशों की प्रगति का आकलन करना है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है देशों की प्रगति का आकलन करना, साथ ही इसके तहत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों का निर्धारण किया जाएगा। 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार पहला ग्लोबल स्टॉक टेक COP 28 जारी किया गया है। 2015 के समझौते के अनुसार जो है ये पहला ग्लोबल स्टॉक टेक जो है COP है। 2028 में 28 जो है COP 28 जारी किया गया जाएगा। ठीक, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम क्या है देखिएगा। MWP इसकी शुरुआत 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP 26 में जो है की गई थी। इसकी शुरुआत MWP की यानी मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की। इसका उद्देश्य जलवायु के परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने और उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा विकासशील देशों की ये शिकायतें हैं कि विकसित देशों ने अभी उन्हें तक उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया है। इसके अलावा हानि और क्षति का सिद्धांत देखें तो लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल इसे COP 27 में अपनाया गया था, हानि और क्षति का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा इस बात को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद बना हुआ है। नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य देखें तो न्यू कंबाइंड NCQZ परिमाणित लक्ष्य जो हैं उसको पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में अपनाया गया था। इसके तहत 2025 से पहले जलवायु वित्त पोषण के लिए सहमति व्यक्त की गई। हालांकि NCQZ को अपने लक्ष्य से चूकने की पूरी संभावना है। विकसित देश NCQZ को लागू करने पर सहमत नहीं है। उन्होंने सभी विकसित और विकासशील देशों के लिए सामूहिक लक्ष्य के रूप में घोषित करने की समीक्षा की मांग की है। यह उम्मीद की जा रही है कि यूरोपीय निवेश बैंक इस वर्ष डेट फॉर नेचर स्वैप का समर्थन करेगा। डेट फॉर नेचर स्वैप क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऋणदाता देश पर्यावरण संरक्षण के निवेश करने के बदले ऋण प्राप्त करने वाले देश को ऋण के पुनर्भुगतान में छूट देते हैं या ऋण समाप्त कर देते हैं। पेरिस वित्त सम्मेलन देखें तो पेरिस फाइनेंस मीट क्या है? हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में नई वैश्विक वित्त पोषण संधि पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। तो ये वैश्विक वित्त पोषण संधि पर जो है सम्मेलन हुआ है। कम आय वाले देशों को संकट के समय वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करना और ऋण बोझ जो है उसको कम करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन उपलब्ध कराना। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में की गई मुख्य घोषणाएं देखें, उनको हम देख लेते हैं। तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहु विकास बैंकों यानी कि मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक्स जो है MDB से $200 बिलियन अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने ऋण समझौतों से संबंधित आपदा खंडों की घोषणा की है। इनके तहत चरम मौसमी घटनाओं की स्थिति में ऋण के पुनर्भुगतान को निलंबित कर दिया जाएगा।
SDR विशेष आहरण अधिकार के माध्यम से निर्धन देशों को जो है $100 बिलियन का वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF की अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति हैं। धनी देशों के निर्धन देशों धनी देश जो है उन देशों से निर्धन देशों में SDR के पुनर्निवेश का प्रस्ताव किया है। इससे विकासशील देशों को रियायती वित्त उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अलावा सेनेगल के लिए €2.5 मिलियन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप यानी कि GETP जो कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो €2.5 बिलियन जो हैं सेनेगल ने जेट समझौते की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एनर्जी मिक्स में नवीनीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। प्रदूषणकर्ताओं को जो है कर में दायरे में लाने में तेज़ी आई है। प्रदूषण कर यानी पोल्यूशन टैक्स उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऋण, प्रकृति और जलवायु पर एक वैश्विक विशेषज्ञ समीक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसे निम्न मध्यम आय वाले देशों की क्षमता पर ऋण के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यूरोपियन जो यूनियन है उसने पेरिस अलाइंड कार्बन मार्केट्स पर जो है कॉल टू एक्शन जारी किया है। और EU जो है इसका उद्देश्य कम से कम 60% वैश्विक उत्सर्जन को कार्बन मूल्य निर्धारक तंत्र के दायरे में लाना। ये जो है इसने ऐसा इसलिए किया है। लंबे समय से प्रतीक्षित $100 बिलियन के जलवायु वित्त के लक्ष्य को 2023 में पूरा करने का निर्णय किया गया था। अगले टॉपिक की बात करें तो वह वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF। इसके द्वारा वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड यानी कि GBFF, तो GBFF को मंजूरी मिल गई है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF कहते हैं। और इसके अलावा GBFF जिसको हम कहते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि 64वीं वर्ल्ड ग्लोबल जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है, इसकी परिषद की बैठक ब्राज़ील में हुई है। 64वीं बैठक यहाँ पर ब्राज़ील में की गई है। GEF की यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की ये बैठक हुई है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF गवर्निंग बोर्ड को एक नए कोष की स्थापना को मंजूरी देता है। यह कोष कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के कार्यान्वयन को वित्त पोषण करेगा। अनुमोदित GBFF ने को जो है GBFF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है उसको अगस्त 2023 तक कनाडा में आयोजित होने वाली अगली GEF यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी सभा में शुरू किया जाएगा। GBFF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड सरकारों, निजी क्षेत्र, परोपकारी संगठनों को पूंजी प्राप्त करेगा। GBFF इन सभी स्रोतों से पूंजी प्राप्त करेगा। यह 8 विषयगत कार्य क्षेत्रों अर्थात जैव विविधता संरक्षण, पुनर्स्थापन, भूमि समुद्र उपयोग, स्थानिक योजना निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। GBFF जैव विविधता के संरक्षण GBFF जो है यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन व संधारणीय उपयोग में देश लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं एवं योगदान को स्वीकार करेगा। GBFF यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के लिए देश के संसाधनों के आवंटन का मार्गदर्शन करने वाले निम्नलिखित 3 सिद्धांत यहाँ पर हैं। आवंटन प्रणाली को निरंतर आधार पर वित्तीय योगदान को समायोजित करना, अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना, यह स्वीकार करना कि जैव विविधता दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में जो है वैश्विक जैव विविधता लाभ में जो है योगदान करने की अधिक क्षमता है। इसके अलावा KMGBF में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP 15 मॉन्ट्रियल द्वारा अपनाया गया था। इसने 2030 तक हासिल करने के लिए 23 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों को भूमि और समुद्र का 30% संरक्षण, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र को 30% बहाली और आक्रामक प्रजातियों के किसी पारितंत्र में प्रवेश की दर को आधा करना शामिल है। GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है GEF उसके बारे में जानें।
तो GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अलग अलग पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए एक बहुहितधारक साझेदारी है। 1992 में आयोजित UNFCCC के रियो पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले इसको स्थापित किया गया था। ठीक, यूनाइटेड नेशंस, ये UNFCCC इसकी फुल फॉर्म क्या है एक बार देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, तो इसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC। तो UNFCCC की रियो पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF जो हैं, इसको जैसे हमने बताया UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ठीक पहले इसको स्थापित किया गया। 1992 में आयोजित जो है UNFCCC रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ठीक पहले इसको GEF को जो है आयोजित मतलब इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया। GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडिंग GEF परिषद में भाग लेने वाले दाता देश प्रदान करते हैं। हर साल में पुनः पूर्ति यानी रीप्लेनिशमेंट प्रक्रिया के माध्यम से फंड जुटाया जाता है। यह निम्नलिखित 5 अभिसमयों यानी कि कन्वेंशंस के वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। कौन कौन से अभिसमय यहाँ पर हैं तो देखिएगा। जैव विविधता पर अभिसमय, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा UNFCCC की बात करें तो ये है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा POP दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों। ठीक है, तो POP पर स्टॉक होम अभिसमय। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर मरुस्थलीकरण रोकथाम, तो रोकथाम को क्या कह सकते हैं, कंट्रोल ऑफ डेजर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेजर्ट। इसके अलावा मरकरी पर मिनीमाता अभिसमय जो है ये भी आयोजित किया गया है। GCF यानी कि ग्लोबल GCF क्या है इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। GCF असेंबली का गठन भारत सहित इसके सभी 185 सदस्य देशों द्वारा भागीदारी से मिलकर हुआ है। GEF परिषद इसका मुख्य शासी निकाय है। GCF एक असेंबली और GEF परिषद जो है ये काउंसिल जो है इसका मुख्य शासी निकाय है। इस परिषद में GEF सदस्य देशों के साथ समूह क्षेत्रों में 32 सदस्यों की नियुक्ति की जाती हैं। 16 सदस्य विकासशील देशों से, 14 सदस्य विकसित देशों से और 2 सदस्य मध्य व पूर्वी यूरोप और पूर्वी सोवियत संघ के देशों से निर्वाचित होते हैं। GEF का सचिवालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में स्थित है। अगले की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की बात करें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है WED 2023 की बात करें 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 50वीं वर्षगांठ जो है विश्व पर्यावरण दिवस की मनाई गई है। 50वीं वर्षगांठ इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, इसके एक अभियान के लिए वर्ष 1973 से प्रतिवर्ष जो है 1973 से 5 जून को कार्यक्रम मनाया जाता है। और वो कार्यक्रम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जो है उसके अभियान के रूप में वर्ष 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य पृथ्वी ग्रह पर मौजूद जीवन के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। साथ ही हर साल इसका दिवस जो है मेज़बान देश होस्ट कंट्री भी होता है। ठीक है, पर्यावरण विश्व 2023 की थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी इस बार की ये थीम थी। इस वर्ष इसकी मेज़बानी नीदरलैंड और पश्चिमी अफ्रीकी देश जो हैं कोटे डी आइवर द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई। गौरतलब है कि भारत के नेतृत्व में 45 विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन भी समान थीम के साथ किया गया था।
ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOEF&CC इसके निम्नलिखित 2 योजनाओं की शुरुआत की है। इसने 2 योजनाएं कौन सी शुरुआत की हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसने निम्नलिखित 2 योजनाएं शुरू की। एक तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स यानी जिसको हम कहते हैं मिष्टी। इसके अलावा अमृत धरोहर 2 योजनाएं, अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए, ये शुरू की गई हैं। इन योजनाओं को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगला टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य विकल्प यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइस। हालिया अध्ययन अध्ययन जो है उसमें उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए खाद्य विकल्प यानी फूड चॉइस और आहार संबंधी आदतों में बदलाव लाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। शोध के अनुसार 5 सबसे अधिक उत्सर्जन वाले देशों चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अमेरिका को भोजन संबंधी खपत इस वर्ष में 2019 में 40% से अधिक वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थी, ठीक। इसके अलावा भोजन विकल्प वैश्विक उत्सर्जन में तीव्र गति में योगदान कर रहा है। इसके पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं: आहार में पशु आधारित उत्पादों की ओर झुकाव, इसके अलावा लोग रेड मीट, डेयरी, मानव उत्पादित झींगा अधिक सेवन करने लगे हैं। इस वजह से जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र से होने वाले उत्सर्जन तथा वनों की कटाई में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखें पैकेज्ड एंड परिसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा खाद्य विकल्पों का तेज़ी से जो है वैश्वीकरण हो रहा है। इससे खाद्य परिवहन, खाद्य प्रशीतन आदि के कारण उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है। असंधारणीय तरीके से उत्पादित खाद्य पदार्थों की खपत में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है। उत्पादन के लिए कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है जिससे उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। भोजन की बर्बादी देखा तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कम से कम 6% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 2000 और 2019 के बीच में जो है पशु आधारित उत्पादों की खपत में हुई बहुत अधिक वृद्धि ने खाद्य संबंधी वैश्विक उत्सर्जन वृद्धि को लगभग 95% का योगदान दिया है। तो वैश्विक उत्सर्जन वृद्धि जो है उसमें 95% का योगदान किस कारण से हो रहा है? पशु आधारित उत्पादों की जो खपत है उसमें बढ़ोतरी के कारण 2000 से 2019 के दरमियान ये आकस्मिक रूप से बढ़ी हैं, ठीक है। आगे की राह के रूप में क्या हो सकता है? अधिक वनस्पति खाद्य आहारों और वनस्पति आधारित प्रोटीन जैसे सेम, अनाज आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पशु के मांस के बजाय प्रयोगशाला में विकसित मांस यानी लैब ग्रोन मीट को आहार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थों और मौसम आहारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा अनपैकेज्ड और संधारणीय रूप से उत्पादित किए जाने वाले साबुत अनाजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा घर पर भोजन की बर्बादी को कम करना चाहिए। अगले देखें तो सब्सिडी और जलवायु परिवर्तन, सब्सिडीज एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद नहीं करनी चाहिए। देखिए सब्सिडी जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद नहीं करती हैं। देखिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें हैं तो सब्सिडी और जलवायु परिवर्तन को समझ रहे हैं हम। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो इस रिपोर्ट में कृषि, मत्स्यन और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रकों को अप्रभावी रूप से सब्सिडी देने के नकारात्मक परिणामों को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से कई ट्रिलियन डॉलर की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके बदले एक क्षेत्रक जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा दे रहे हैं। सब्सिडियाँ जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्लोबल GDP उत्पाद के लगभग 8% से अधिक हैं। क्षेत्रों और देशों में सब्सिडीज़ का वितरण अत्यधिक विषम और असमान है। सब्सिडी संबंधी सुधारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं? लोक स्वीकृति का निर्माण करना और विश्वसनीयता में कमी को दूर करना होगा। इसके अलावा प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए पूर्व उपायों को लागू करना होगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और
क्षतिपूर्ति के लिए माध्यम से अल्पकालिक और मूल्य आघातों को कम करना, प्रतिकूल सब्सिडियों को सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना होगा। इसके अलावा समान या प्रगतिशील लाभों के साथ दीर्घकालिक पुनर्निवेश के माध्यम से राजस्व का पुनर्वितरण करना होगा। सब्सिडियों के प्रभाव देखें तो कृषि सब्सिडी प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन हेक्टेयर वनों के नुकसान या वैश्विक वनोन्मूलन के 14% के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, जीवाश्म ईंधन का लगातार बढ़ रहा उपयोग कहीं न कहीं सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित है। यह लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष होने वाली 7 मिलियन असमय मौतों का एक प्रमुख कारक है। तो हर साल 7 मिलियन मौतें जो हैं वायु प्रदूषण से होती हैं। इसके अलावा मत्स्यन के लिए प्रतिवर्ष $35 बिलियन से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है। इस कारण मछलियों के भंडार में कमी आ रही है और मछली पकड़ने वाले बड़े जहाज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे मत्स्यन क्षेत्र में लगातार जो है नुकसान हो रहा है और लाभप्रदता जो है वो कम होती जा रही है। अगली सुर्खी है ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी जीसीपी ये कार्यान्वयन नियम 2023 है। इस नियम की बात करें अगर तो ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी इम्प्लीमेंटेशन रूल 2023 पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ड्राफ्ट जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी जीसीपी कार्यान्वयन नियम 2023 की अधिसूचना जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जीसीपी यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए नियमों को जो है मसौदा जारी किया गया है। जीसीपी ड्राफ्ट जो कार्यान्वयन नियम 2023 है वो क्या कहता है, ग्रीन क्रेडिट जीसी से आशय पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली किसी विशेष गतिविधि के लिए प्रदान करने वाली प्रोत्साहन की एक एकल यूनिट से है। ठीक है, जीसीपी के उद्देश्य देखें तो जीसीपी के क्षेत्रकों की बात करने पहले उद्देश्य बाद में देख लेंगे। जीसीपी जो है वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैग्रोव संरक्षण और पुनर्बहाली, इको मार्क लेबलिंग, इसके अलावा संधारणीय भवन निर्माण और अवसंरचना, ये सब क्षेत्रों में काम करती हैं। इको मार्क लेबलिंग है, मैग्रोव संरक्षण पुनर्बहाली है, वायु प्रदूषण में कमी है, अपशिष्ट प्रबंधन है, सतत कृषि है, जल संरक्षण है, वृक्षारोपण है, ये सारे जीसीपी के कार्य हैं। जीसीपी यानी ग्रीन क्रेडिट जो प्लानिंग है उसकी बात हो रही है। प्रोग्राम जीसीपी के उद्देश्यों की बात करें तो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों के लिए व्यक्तियों, संगठनों, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, निजी क्षेत्रकों आदि को ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने हेतु बाजार आधारित तंत्र का निर्माण करना, साथ ही पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों के लिए जन आंदोलन शुरू करना और मिशन लाइफ के विजन को जो है साकार करना। ग्रीन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है। इन्हें घरेलू बाजार प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिस कार्य से ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होते हैं उसी कार्य से कार्बन बाजार के तहत कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त हो सकते हैं। जीसीपी को प्रशासित करने का कार्य भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को सौंपा गया है। ये संस्था जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, इसको जीसीपी के क्रियान्वयन, प्रबंधन और निगरानी के लिए उत्तरदायी बताया गया है। उत्तरदायी संस्था होगी ये। जीसीपी की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई है, यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों तथा मिशन लाइफ के विजन के अनुरूप है। मिशन लाइफ जीसीपी यानी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का लक्ष्य ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाना है। इस तरह अलग अलग हितधारकों की स्वैच्छिक पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 बाजार तंत्र के निर्माण से कार्बन बाजार या कार्बन व्यापार की अनुमति देता है। अगली सुर्खी है अल्पकालिक हैलोजन, शॉर्ट लाइव्ड हैलोजन। एसएलएच क्या है? एसएलएच अध्ययन के अनुसार महासागर अल्पकालिक हैलोजन मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। ये शीतलन 8 से 10% तक का योगदान देते हैं। एसएलएच का जीवन काल 6 महीने से कम का होता है। ये ऐसी गैसें हैं जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व होते हैं। स्रोत देखें तो समुद्री पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जो हैं और शैवाल के साथ महासागरीय और क्षोभ मंडलीय रासायनिक घटन से उत्सर्जित ये अजैविक स्रोत होते हैं। प्रभाव देखें तो महासागरों से उत्सर्जित एचएलएस यानी कि शॉर्ट लाइव्ड हैलोजन यानी अल्पकालिक हैलोजन जो हैं
ओजोन के क्षरण के लिए जरिए तापमान में वृद्धि करते हैं। ये कूलिंग एरोसोल के निर्माण में भी विरान को भी कम करते हैं। SLS यानी शॉर्ट लाइव्ड हैलोजेंस वायुमंडल में मीथेन के जीवन काल और जल वाष्प के स्तर को बढ़ाते हैं। अगली सुर्खी है LWD लीड रेटिंग सिस्टम। लीड रेटिंग सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत में LWD लीड नेट जीरो प्रमाणन में अमेरिका और चीन को जो है पीछे छोड़ दिया है। भारत ने लीड नेट जीरो प्रमाणन में अमेरिका और चीन दोनों को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। लीड रेटिंग सिस्टम स्वस्थ, दक्ष, निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित लागत प्रभावी हरित भवनों के उत्सर्जन का फ्रेमवर्क प्रदान करता है। लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। तो यह विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त प्रमाणन है LWD। ये US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने विकसित किया है। यह ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा प्रशासित हैं। इसके तहत भवनों को 4 प्रमाणन स्तरों पर मान्यता दी जाती है। ये 4 स्तर हैं: सर्टिफाइड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक। लीड इंडिया प्रोग्राम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC द्वारा प्रशासित है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है ये। LWD 0 लीड प्रमाणन का एक पूरक है। यह उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, जल या अपशिष्ट की श्रेणियों में नेट जीरो या नेट पॉजिटिव स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं। भारत में 73 LWD 0 प्रमाणित परियोजनाएं हैं। यह कुल 150 यानी 150 से अधिक लीड प्रमाणन योजनाओं का 45% यहाँ पर है। भारत के कुल उत्सर्जन का लगभग 1/3 हिस्सा भवन और अन्य निर्माण क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इस प्रमाणन में हरियाणा और तमिलनाडु जो है अग्रणी राज्य हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी GRIHA गृह भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। इस प्रणाली को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI टेरी एवं नवीन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू MONRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इसने संयुक्त रूप से और टेरी ने विकसित किया है। गृह जो है GRIHA जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृह एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम है। इसकी रेटिंग 5 साल की अवधि के लिए वैध होती है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार नेशनल वाटर अवार्ड देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। श्रेणीवार प्रमुख विजेताओं में शामिल कौन है? सर्वश्रेष्ठ जो है मध्य प्रदेश का रैंकिंग है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ राज्यों में मध्य प्रदेश के बाद सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो वो है ओडिशा का गंजाम जिला, गंजाम। इसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में जाने तो इन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है। दूसरे और तीसरे स्थान पर बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 और 2020 में दिए गए थे दूसरे और तीसरे नंबर पे। कोविड-19 की महामारी के कारण 2021 में पुरस्कार नहीं दिए गए थे। उद्देश्य देखें तो देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए अलग अलग हितधारकों को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। अगली सुर्खी की बात करें तो निर्जलीकरण को सहने में सक्षम संवहनी यानी कि डेसिकेशन टॉलरेंट वैस्कुलर यानी DT प्लांट। तो DT प्लांट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक नए अध्ययन के माध्यम से भारत के पश्चिमी घाट में DT पादपों की 62 प्रजातियों की खोज की है। इनका उपयोग जो है कृषि में किया जाता है। DT पादप ऐसे पादप होते हैं जो चरम निर्जलीकरण की स्थिति का सामना करने में सक्षम है। ऐसे पादप जल की मात्रा के 95% तक कम होने की स्थिति में भी अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखते हैं और पुनः जल के उपलब्ध होने पर ये जीवन स्वयं को पुनर्जीवित कर लेते हैं। निर्जलीकरण को सहने में सक्षम पादपों को आमतौर पर पुनर्जीवनी पादप या रीसरेक्शन प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। ये संवहनी और गैर संवहनी पादप हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे पादप रॉक आउटक्रॉप्स पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रॉकी आउटक्रॉप्स भूवैज्ञानिक संरचना है जो आसपास की भूमि की सतह से ऊपर की ओर उभरी हुई होती हैं। अगली सुर्खी है
प्रोटोस्टेरॉल बायोटा। तो प्रोटोस्टेरॉल बायोटा क्या है? हाल ही में हुए अध्ययन से पता चलता है कि प्रोटोस्टेरॉल बायोटा 1.6 अरब वर्ष पहले प्रोटेरोजोइक कल्प जल के नीचे दुनिया में रहा करते थे। ये सूक्ष्म जीव यूकेरियोट्स से संबंधित हैं और पृथ्वी के जीवन के विकास के स्रोत हैं। यूकेरियोट्स एकल कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल होते हैं। यूकेरियोट्स में आधुनिक रूपों में कवक, पादप और जानवरों के अलावा अमीबा और एकल कोशिकीय जीव भी इसमें शामिल हैं। तो कवक, पादप जो हैं और जानवरों के अलावा जो है अमीबा जैसे एकल कोशिकीय जीव इसमें शामिल हैं। अगली सुर्खी बात करें तो गिद्धों के लिए हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध। बैन ऑन ड्रग्स ऑफ हार्मफुल फॉर वल्चर्स। औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड यानी DTAB इसने गिद्धों के लिए हानिकारक 2 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। DTAB ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पशुधन के उपचार में प्रयोग की जाने वाली 2 दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण पर प्रतिबंध लगाने की सहमति दी है। ये है केटेप्रोफोन, और एक तो है केटोप्रोफेन और एक है एसिक्लोफेनॉक। तो एसिक्लोफेनॉक और केटेप्रोफोन जो है, इन 2 दवाओं पर रोक लगाने की बात की गई है। केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक। तो एसिक्लोफेनाक और केटाप्रोफेन जो है इनकी बात की जा रही है। DTAB स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO है। सेंट्रल औषधि मानक नियंत्रण संगठन। तो सेंट्रल औषधि मानक, औषधि को क्या कह सकते हैं हम? सेंट्रल ड्रग्स। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO का हिस्सा है DTAB जो है वो औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड कहते हैं इसको हम। ड्रग टेक्निक्स एडवाइजरी बोर्ड इसको हम कहते हैं DTAB। और इसने एक तो केटोप्रोफेन, इसके अलावा एसिक्लोफेनाक। तो एसिक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन जो है इन पर रोक लगाने की बात की है CDSCO ने। CDSCO जो है वो DTAB जो है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जो आने वाले इस संगठन का हिस्सा है। उस संगठन का नाम है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं बिल्कुल। यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तकनीकी पहलुओं से संबंधित नीतिगत निर्णयों पर मंत्रालय को सिफारिश करता है। केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक और एसिक्लोफेनाक और निमेसुलाइड एंटी स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं। NSAID इनका उपयोग पशुओं की चिकित्सा में किया जाता है। ये दवाएं गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक हैं। डाइक्लोफेनाक भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं। और इसके अलावा एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन और निमेसुलाइड ये एंटी स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं। एंटी स्टेरॉयडल यानी कि NSAID ये ड्रग्स हैं जिनको हम एंटी स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं इसको हम कहते हैं। एंटी स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, ध्यान दीजिएगा। इनका उपयोग पशुओं की चिकित्सा में किया जाता है और ये गिद्धों के लिए हानिकारक हैं। डाइक्लोफेनाक पहले से ही भारत में प्रतिबंधित है। NSAID का गिद्धों द्वारा पूरी तरह से उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और ये पक्षियों के गिद्धों को नुकसान पहुंचाती हैं। NSAID यानी कि एंटी स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं जो होती हैं जिसमें डाइक्लोफेनाक है, इसके अलावा केटोप्रोफेन है, एसिक्लोफेनाक है, ये गिद्धों के लिए जो है मेटाबॉलिज्म जो उनका है उपापचय जो है उनको नुकसान पहुंचाती है। इन दवाओं से उपचारित मवेशी उपचार के 3 से 4 दिनों के भीतर जो है NSAID का उपापचय कर लेते हैं। अतः इतनी अवधि में बीत जाने के कारण जो है वे मर जाते हैं और उन्हें गिद्धों द्वारा खा लिया जाता है। इससे गिद्धों के समक्ष खतरा पैदा हो जाता है
भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। 9 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ओरिएंटल सफ़ेद पुट्ठे वाला गिद्ध, इसके अलावा पतली चोंच वाला गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, इसके अलावा इजिप्शियन गिद्ध, इसके अलावा लाल सिर वाला गिद्ध, इसके अलावा इंडियन ग्रिफॉन गिद्ध, इसके अलावा हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध, इसके अलावा सिनेरियसिस गिद्ध, इसके अलावा दाढ़ी वाला गिद्ध या जिसको हम लैम्बर्जियर भी कहते हैं। सफ़ेद पुट्ठे वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध, ये जो है आबादी में पिछले दशकों में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। सफ़ेद पुट्ठे वाला, पतली चोंच वाला, लंबी चोंच वाला गिद्ध मर रहे हैं। ये तीनों प्रजातियाँ ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं। ठीक, क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी है ये। नदी रेत खनन अगली सुर्खी है। देखिए, रिवर सैंड माइनिंग जो है, नदी रेत खनन जिसको हम बजरी कहते हैं, उस पर भी एक सुर्खी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी रेत खनन यानी बजरी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB से सहमति लेना स्वीकार कर लिया है, अनिवार्य कर लिया है। ठीक है, NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसने SPCB से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया नदी रेत खनन के लिए। यानी कि SPCB अगर अनुमति देगी तो ही नदी खनन हो सकता है, ऐसा NGT ने कहा है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी रेत खनन यानी नदी से रेत खनन करने के लिए आवश्यक रूप से SPCB यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2 महीने का समय भी दिया है ताकि इसे समान रूप से लागू किया जा सके। 1 सितंबर 2023 से संबंधित SPCB यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना देश में किसी भी नदी से रेत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेत खनन का आशय है मुख्य रूप से किसी खुले गड्ढे ओपन पिट से निकालने से। हालांकि कभी कभी समुद्रों और नदी के किनारे आदि समुद्र तटों से लगे अंतर्देशीय टीलों यानी कि इनलैंड डंस से भी खनन किया जाता है। रेत को खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 3E में गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है। अविनियमित रेत खनन के प्रभाव देखिए, नदी के तल को विरूपित करता है, नदी के मार्ग को अनावश्यक बदलाव करता है, नदी तट का अपरदन करता है, बाढ़ जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है, जलीय जीवों और सूक्ष्म जीवों के पर्यावास को जो है नष्ट करता है। अधिनियमित रेत खनन को रोकने के लिए की गई पहल देखें तो पर्यावरण मंत्रालय को संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 जारी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश वैज्ञानिक तरीके से रेत खनन और इसके पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहित करते हैं। खान मंत्रालय ने सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 तैयार किया है और इसमें रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है। इसमें महीन क्रश्ड रॉक यानी कि क्रश्ड डस्ट से प्राप्त मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी कि M सैंड आदि शामिल हैं। अगली सुर्खी की बात करें वह समुद्री ध्वनि प्रदूषण मैरीन नॉइज पोल्यूशन। वन्य जीवों की प्रवास प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन CMS वन्य जीव को हम क्या कह सकते हैं, कन्वेंशन ऑन प्रवासी प्रजातियां, तो क्या कह सकते हैं माइग्रेटेड स्पीसीज। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटेड स्पीसीज की एक रिपोर्ट जारी की है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटेड स्पीसीज ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में समुद्री प्रजातियों के समक्ष एक बड़े खतरे के रूप में ध्वनि प्रदूषण की पहचान की गई है। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि के 3 प्रमुख स्तरों का स्रोत वर्णित करते हैं, पोत परिवहन, इसके अलावा भूकंपीय एयर गन सर्वेक्षण, तेल और गैस अन्वेषण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पाइप ड्राइविंग, अपतटीय विंड फॉर्म्स और अन्य समुद्री बुनियादी ढांचों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रस्तावित समाधान, जहाज की डिजाइन और प्रोपेलर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा परिचालन संबंधी स्थितियों में सुधार करना चाहिए। मरीन वाइब्रोसिस का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मरीन वाइब्रोसिस क्या होती हैं, यह नियंत्रित एवं निम्न आवृत्ति वाले भूकंपीय संकेतों को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई तकनीक है, कम आवृत्ति वाले भूकंपीय सिग्नल। अगली सुर्खी है हिंद महासागर द्विध्रुव। ठीक है, तो इंडियन ओशियन डाइपोल और अल नीनो और ये इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है,
इस साल अल नीनो पहले से ही प्रशांत सागर में मजबूती से सक्रिय हो चुका है। इसके बावजूद कई मौसम वैज्ञानिकों ने, कुछ मौसम विज्ञान एजेंसियों ने जो है एक धनात्मक IOD यानी इंडियन ओशियन डाइपोल विकसित होने की संभावना प्रकट की है। IOD इंडियन ओशियन डाइपोल यानी कि हिंद महासागर द्विध्रुव पश्चिम महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्र में सतही तापमान में अंतर को दर्शाता है। यानी तापांतर जो है, अंतर जो है, उसी को द्विध्रुव कहा जाता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि अल नीनो साउथ ऑसिलेशन और IOD यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल, इनके बीच में संबंध क्या है? अल नीनो दक्षिणी दोलन और IOD इनके बीच में संबंध क्या है? हिंद महासागर में वायु परिसंचरण पश्चिम से पूर्व की दिशा में होता है और ऊपरी स्तर पर यह जो है विपरीत दिशा में होता है। सामान्य वर्ष में पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से गर्म जल हिंद महासागर में प्रवेश करता है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो है, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से जो जल जो है हिंद महासागर में क्या करता है? प्रवेश करता है और इससे वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वायु परिसंचरण को मजबूत करती हैं। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। प्रशांत महासागर का जब पश्चिमी भाग सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है तो इसके कारण हिंद महासागर का पूर्वी भाग भी ठंडा हो जाता है। इससे धनात्मक IOD यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल के निर्माण में मदद मिलती है। जब पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पश्चिमी हिंद महासागर बहुत अधिक गर्म हो जाता तो इसे धनात्मक IOD कहा जाता है, इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पश्चिमी महासागर बहुत अधिक गर्म हो जाता है, पश्चिम वाला ज़्यादा गर्म होता है तो इसको धनात्मक कहते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक IOD ला नीना से संबंधित हैं। ठीक, ला नीना से संबंधित कौन है? अल नीनो जो है, अल नीनो से संबंधित क्या है? धनात्मक वाला। ऋणात्मक से संबंधित ला नीना। इस प्रकार IOD ला नीना से संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक वाला। शोधकर्ता का मानना है कि यद्यपि ENSO जैसे बाहरी कारक भी IOD यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्थानीय परिसंचरण के कारण भी होता है। धनात्मक IOD यानी कि धनात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल से अफ्रीकी तट और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होने की में भी मदद मिलती है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर से लगे क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। और ऋणात्मक IOD की दशा में स्थिति ठीक विपरीत हो जाती है। यद्यपि ENSO जो है, ENSO यानी कि अल नीनो दक्षिणी दोलन, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन, तो अल नीनो साउथ ऑसिलेशन की तुलना में IOD यानी इंडियन ओशियन डाइपोल का प्रभाव बहुत कमज़ोर होता है। अल नीनो साउथ ऑसिलेशन जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है, परंतु NESO के प्रभाव को कम कर सकता है। NESO जो है वो है, मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका फुल फॉर्म क्या है। अगली सुर्खी है वो है अरब सागर में चक्रवात, साइक्लोन इन अरेबियन सी। चक्रवात बिफोर जॉय पहले पाकिस्तान के तट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब इसे 15 जून को उत्तरी तट से टकराने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अब अरब सागर में उत्पन्न होने वाला चक्रवात आमतौर पर भारतीय तट की ओर नहीं बढ़ते। इनमें से लगभग 75% से अधिक चक्रवात उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान, ईरान या ओमान तट पर पहुंचते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार 2001 से 2019 की अवधि में अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति 52% की वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत का पश्चिमी तट अधिक संवेदनशील हो गया है। अरब सागर में चक्रवाती तूफानों के होने वाली वृद्धि की निम्नलिखित कारण है। अरब सागर में समुद्र के सतही जल और गहरे जल दोनों में तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा बढ़ता तापमान चक्रवातों को अधिक प्रबल बनाने के लिए अनुकूल होता है। इसके लिए इससे चक्रवात लंबी अवधि तक शक्तिशाली बने रहते हैं। अल नीनो मोडी की परिघटना की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। इससे अरब सागर के ऊपर जो है अरब सागर के ऊपर चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। अल नीनो मोडिकी के कारण मध्य प्रशांत क्षेत्र में उष्ण आर्द्र और पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शुष्क शीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अगली सुर्खी है जम्मू और लद्दाख में भूकंप, अर्थक्वेक इन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 24 घंटे के भीतर कम तीव्रता के कई भूकंप दर्ज किए गए। भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट के साथ विवर्तनी की गतिविधि के कारण हिमालय के क्षेत्र में भूकंप के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाता है। भारतीय प्लेट और उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट के बीच सबडक्शन जो है
यूरेशियन प्लेट नीचे जा रही है, भारतीय प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में, और यूरेशियन प्लेट जो है नीचे जा रही है। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित 3 प्रमुख टेक्टोनिक यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? हिमालय के दक्षिण में नीचे की तरफ, तो हिमालय से दक्षिण में तो एक तो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, एक है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, इसके अलावा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट SFT, या इसी को मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहते हैं, MFT भी कह देते हैं। तो HFT का हो या MFT का हो एक ही बात है। इसके अलावा MBT और MCT भी है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये 3 शामिल हैं इसमें। तो मेन सेंट्रल, मेन बाउंड्री और मेन फ्रंटल। सेंट्रल, बाउंड्री और फ्रंटल, सेंट्रल C, बाउंड्री B और फ्रंटल जो है F। तो MCT, MBT और MFT शामिल है। तीनों M से शुरू, तीनों ही T से ख़त्म। CB, F जो है इनके अलग अलग पॉइंट हैं। MCT का मतलब क्या हुआ? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इन सब में सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे पुराना भ्रंश है। इसमें यह जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। उत्तर की ओर क्षेपित भ्रंश फॉल्ट है। MCT विवर्तनिकी क्षेत्र महान और लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। MBT लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित हैं। HFT इनमें सबसे दक्षिण में स्थित और सबसे नया भ्रंश है। ये तीनों भ्रंश एक ही बेसल डिस्प्लेसमेंट प्लेन BDP का हिस्सा है। BDP को भूभौतिकी भाषा में डिकोलमेंट कहा जाता है। इस प्लेन को ही मेन हिमालयन थ्रस्ट MHT भी कहते हैं। MHT जो है वो हम BDP को कहते हैं। BDP जो है उसको कहते हैं बेसल डिस्प्लेसमेंट प्लेन। BDP को ही हम क्या कह देते हैं? MHT भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से हैं। इन तीनों की स्थिति मैंने बता दी। MBT जो है जिसको हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 3 हिमालय के प्रकार हैं, इनके बीच में स्थित है ये MBT, और इस तरह से अन्य हैं। ये तीनों भ्रंश एक ही बेसल डिस्प्लेसमेंट प्लेन BDP का हिस्सा है। BDP को भूभौतिकी भाषा में डिकोलमेंट कहा जाता है। इस प्लेन को ही मेन हिमालय थ्रस्ट MHT कहते हैं। वर्तमान में MCT की तुलना में MBT और HFT दोनों भ्रंशों को अधिक सक्रिय माना जाता है। मध्य हिमालय में लगभग 700 किलोमीटर का खंड स्ट्रेच है, जहां MFT में कई शताब्दियों से विखंडन को कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसे सेंट्रल सिस्मिक गैप कहा जाता है। सिस्मिक गैप क्षेत्र भविष्य में अधिक तीव्रता के भूकंपों के लिए अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। अगली सुर्खी है भूजल दोलन से पृथ्वी के अक्ष में झुकाव। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टिल्टेड अर्थ स्पिन एक नए अध्ययन में पाया गया कि 1993 से 2010 के बीच भूजल निकासी उसने पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया था। 2010 के बीच में इन पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ऐसे स्थानों पर अवस्थित हैं जहां इसकी धुरी जो है सतह को काटती है। हालांकि ये निश्चित नहीं है। पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण के अंतर के कारण ध्रुवी और ध्रुवों की स्थिति में बदलाव होता रहता है। संपूर्ण पृथ्वी में परिसंचरित होने वाले जल के कारण पृथ्वी के द्रव्यमान का वितरण निर्धारित होता है। इसके पश्चात सामाजिक मुद्दे वाले टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।